सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। रमज़ानुल मुबारक से पहले ऑपोजिशन का इकट्ठे होना जो है वो शुरू हो गया था, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप यानी मौलाना साहब की पार्टी PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल थी और ये कोशिश कर रहे थे कि जो बाकी जमातें हैं उनको भी साथ में लाया जाए, जिसमें जमात इस्लामी है, जिसमें MMA की बाकी जमातें हैं। और फिर ये कहा गया कि ईद उल फितर के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी तमाम जमातों की, और जिसके अंदर फिर ये हिकमत अमली तय की जाएगी कि एहतजाज कैसे शुरू होना है। लेकिन अपोजिशन को शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि ईद उल फितर के फौरी बाद ही पाकिस्तान में कुछ और बड़ी बड़ी गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाएंगी, जिसमें हमजा शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब की गिरफ्तारी, जिसमें फरियाल तालपुर साहिबा की गिरफ्तारी। पाकिस्तान के दो बड़े सियासी खानवादे, एक शरीफ ख़ानदान और एक पीपल्स पार्टी यानी भुट्टो साहब और जरदारी साहब का ख़ानदान, दो बड़े खानवादों की 5 बड़ी शख्सियात इस वक्त या फिजिकल रिमांड पर हैं या वो जेल के सुलाखों के पीछे हैं सज़ा की सूरत पे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात हुई मरियम नवाज शरीफ साहिबा से कल, और मैं चाहूँगा कि ज़रा आपको दिखाया जाए कि बिलावल भुट्टो जरदारी 25 जुलाई 2018 से पहले, जिस वक्त नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ जहर लगते थे बिलावल साहब को, उस वक्त बिलावल साहब क्या कहते थे मरियम साहिबा के बारे में, जिनसे वो कल मुलाकात करके आए हैं। और कल ठीक 10 महीने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी को यही नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ ये आंखों का तारा किस तरह लग रहे हैं, दिखाएं जरा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जितना उसने अपनी बेटी को सॉफ्ट फेस के लिए इस्तेमाल करके इसका इमेज को ठीक करने की कोशिश किया था, अभी सब कुछ सामने आ रहा है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक नून लीग में एक नई क़यादत है और मैं उम्मीद करता हूँ मैं मरियम शरीफ साहिबा, बाकी जो नौजवान सियासतदानों हैं इस मुल्क में, हमने एक लंबा इनिंग्स खेलना है। वज़ीर आला पंजाब जो जिया की पैदावार है, आपकी हुकूमत में जिया की रूह घुस गया है। अब पंजाब चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए असल छोटू गैंग का भी सफाया करना होगा। इन सर्कस के शेर का खेल खत्म करूंगा। जब मैं मरियम शरीफ साहिबा से मिलता हूँ, मरियम शरीफ साहिबा में पंजाब की अवाम की दुख है, मरियम शरीफ साहिबा में पंजाब की अवाम की नाराजगियां हैं। इन सर्कस के शेर का खेल खत्म करूंगा। हम पनामा लीक्स की साफ और शफाफ तहकीकात चाहते हैं। मोदी के यार को, करप्शन के सरदार को एक धक्का और दो, चोर चौकीदार को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवार को। मरियम शरीफ साहिबा जो है वो अपनी वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लेट डाउन नहीं करना चाहिए। हम सब मिलकर तख्ते रायवन की आमरीयत को गिराएंगे। जब तक पनामा लीक्स के खिलाफ तहकीकात हो, आप इस्तीफा दें और आप इन इल्जामात से बरी हो जाएं, तो फिर आकर वज़ीर आज़म का ओहदा संभालें। जब मैं मरियम शरीफ साहिबा से मिलता हूँ, मरियम शरीफ साहिबा में पंजाब की अवाम की दुख है, मरियम शरीफ साहिबा में पंजाब की अवाम की नाराजगियां हैं। पाकिस्तानी सियासतदान कितनी जल्दी अपने मुफादात का किबला तब्दील करते हैं, उसकी ये कुछ झलकियाँ हमने आपको दिखाई। ये 2 मिनट पाकिस्तान की 2 दहाइयों से भी ज़्यादा जो पाकिस्तान की सियासत है उसकी झलक दिखा सकते हैं ये 2 मिनट। मेरे साथ जो ऑनरेबल शख्सियात मौजूद हैं, पीर मजरूल हक साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑनरेबल मेंबर, सूबाई वज़ीर रहे हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, उनका बहुत शुक्रिया। कैसर अहमद शेख साहब ऑनरेबल मेंबर PMLN रुकन कौमी असम्बली इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं याकूब शेख साहब ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रुकन कौमी असम्बली, आपका भी बहुत शुक्रिया। कैसर अहमद शेख साहब,
सियासतदानों को वैसे बुरा लगता है जब हम ये सब दिखाते हैं, बनाते हैं, इसमें मेहनत करते हैं, लेकिन क्या करें, अब ये कहा हुआ है सब कुछ, आप लोगों ने कहा हुआ है सब। नहीं मेरे पास सियासतदानों को ये बुरा नहीं लगता, क्योंकि अगर हमने ये कहा हुआ है तो हमारे सामने बात आनी चाहिए, इसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन सियासत में मुख्तलिफ पार्टियों को आपस में मिलना, डिस्कस करना, उनका इख्तलाफ राय होना, उसको बेहतर के लिए अपने एक दूसरे की राय को एकोमोडेट करना, ये तो सियासत का एक पार्ट है। मुख्तलिफ पार्टियों का, पॉलिटिकल पार्टियों का पॉइंट ऑफ व्यू तो मुख्तलिफ होता है। जिस अंदाज से हमारे यहाँ सियासत होती है, ये मैं ज़रूर कह दूँ, अपनी तरफ से ये कमेंट करूँ कि हमें वो अवॉइड करना चाहिए। हम तो बहुत एक्सट्रीम, तमाम पार्टियाँ एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि हमें ये ख्याल तो करना चाहिए ना कि फ्यूचर में भी हमने एक दूसरे के साथ बैठना है। और मैं यही महसूस करता हूँ कि हमारी जो सियासत है ना, ये सिर्फ इख्तलाफी सियासत पे हम जा रहे हैं, तमाम पार्टियाँ, तो एक पार्टी नहीं। मकसद उससे है कि उसको कैसे बेहतर करें, सबको मिल के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो की थी ना पीपल पार्टी ने और नून लीग ने, मैं समझता हूँ कि अब पीटीआई के साथ भी इस बात की ज़रूरत है। देखिए, एक अखलाक और रसूल और चंद डेको ये तय हो जाना चाहिए कि एटिकेट्स क्या है। सियासत करें, अपना इख्तलाफ राय लें, दुनिया में भी सियासत होती है, तो सियासत अच्छा शेख साहब, एक सियासत है जी, ये राइट की सियासत है जी, ये लेफ्ट की सियासत है जी, समझ में आती है। ये एक और नजरिया है सियासत का, ये एक और नजरिया जी। राइट के लेफ्ट वाले, लेफ्ट से राइट वाले कल को मिलकर बैठ गए, अवामी मुफाद में समझ में आता है। एक कह रहा है दूसरे को चोर, वो कह रहा है गद्दार। अब चोर और गद्दार साथ मिलकर बैठ जाएं, ये तो कोई साइंस नहीं मानती है। तो नहीं, चोर और गद्दार कह रहा है, नहीं कहना चाहिए, उसको देखना चाहिए। अगर है तो फिर तो कहना चाहिए, लेकिन बैठने का तो देखिए, बैठना को आप नहीं कर सकते जमहूरियत में। बस तरीन जो एक दूसरे के दुश्मन है वो बैठते, उससे देखिए पूरे किस मकसद के लिए बैठे, सवाल ये ना। मकसद तो ये है कि कैसे राय में तब्दीली आ सकती है, कैसे यूनिफॉर्मिटी बन सकती है, कंसेंसस कैसे बन सकता है। सर ये एक देखिए, ये एक गिरा लगी हुई है सर। मैं चाह रहा हूँ सर आज गिरा खोल देते हैं, शेख साहब भी बैठे हैं, गिरा खोलते हैं ना सर। जी जी जी, कि बहुत अच्छी बात है बैठ रहे हैं, हम तो नहीं चाह रहे कि आप दोनों हर वक्त आपस में दोनों जमातें कुछ तो खून हो जाए, कत्लो गारत गरी, हम तो चाहते हैं मिलकर बैठे। लेकिन जब गाली दे रहे थे उस वक्त किस मकसद के लिए दे रहे थे? क्योंकि 25 जुलाई का इलेक्शन था, दोनों एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे, दोनों ने एक दूसरे को हराना था, दोनों ने एक दूसरे को गाली दी। आज एहतसाब हो रहा है, दोनों के वालिदैन जो है वो इस वक्त रिश्तेदार वो मुकाबला कर रहे हैं अदालतों में, आज दोनों इकट्ठे हो गए। अब ये बात तो बड़ी वाज़ेह सी है ना, इसमें तो कोई मुश्किल गुत्थी है नहीं। अब दुरुस्त कह रहे, हमारे जो पॉलिटिक्स हुई ना, खासकर पीटीआई ने जो आके पॉलिटिक्स का शुरू किया, मैं आपकी बात पे आता हूँ अभी, दोनों या तीनों जो भी पार्टियाँ हैं, अब पीटीआई ने जिस किस्म की पॉलिटिक्स, मैं भी 97 से असम्बलियों में आ रहा हूँ, इस किस्म की सियासत मैंने नहीं देखी। देखिए, ज़ाती रंजिश या इस किस्म के लेवल पे आज इंडिया ने, इतना बड़ा मुल्क है, हमसे 6 गुना बड़ा मुल्क है, उन्होंने इलेक्शन कराए, इलेक्शन हो गए, किसी एक ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन, हमारे यहाँ तो अभी तक यही तय नहीं हो चुका कि जो कोई भी इलेक्शन आज तक हुआ उसमें कोई, हम सब कहते हैं, कोई ना कोई, हर पार्टी कहती है नहीं जी उसमें फेयर इलेक्शन नहीं हुए, किसी सिस्टम वो फिर बात और तरफ निकल जाएगी। वो भी तो आप लोग इक़्तिदार में रहे, उस निज़ाम को भी मैं कब मना कर रहा हूं, इलेक्शन के निज़ाम की शफ़ाफ़ियत को मुमकिन बनाना भी तो मैं तो मना कर ही नहीं रहा। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि हमारे तमाम पार्टियों को, मैं पीएमएलएन की होते हुए मैं अपने जब मौजूद था तो तब भी मैं अपनी पार्टी को भी कहता था, देखिए कई हमारे मामला जमहूरियत हम अच्छे तरीके से नहीं जा रहे, गलती तमाम पार्टियों की गलती हैं। और मैं कह रहा हूँ ये जो ट्रेंड सेट किया ना अभी, ये ज़्यादा झगड़े का, ज़्यादा वल्गरनेस का, एक दूसरे को जिस लेवल पर हम पहुंच गए हैं ना, ये कोई सियासत नहीं। वैसे किसी को अगर किसी ने चोरी की है उसको चोर कहना ये तो वल्गरनेस नहीं है। नहीं, चोरी उसको और कहना वल्गर नहीं है। जो तरीकाकार किया गया, जिस तरीके से जो धरने दिए गए, वो तरीकाकार दिन रात का, तो मैं बस थोड़ी सी यही बात का, देखिए हमारा मुल्क जो है, अगर हमने ना सीखा ना तो हम बड़े नुकसान में जाएंगे सारे। ज़ाती तो हो सकता है किसी को फ़ायदा हो जाए, हम तमाम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। मैंने आज खड़े होकर, आपने कभी नहीं दिया, मैं खुद शर्म महसूस कर रहा हूँ इस पार्लियामेंट में जो इस वक्त हो रहा है, वो चाहे कोई भी कर रहा है। मैं समझता हूँ हम सबको सेन एलिमेंट, कुछ आप जैसे सोबर खैर नहीं, बड़े ज़्यादा मेजॉरिटी, ये चंद लोग ही कर रहे हैं, मेजॉरिटी सोबर है, मेजॉरिटी बेहतर है, पॉजिटिव थिंकर है। मैं जाके अपोजिशन से भी जाके बात करता हूँ, अपने दोस्तों से भी करता हूँ। गलतियाँ होना क्या चाहिए, देखो ट्रेजरी बेंचेस को हाथ आगे बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा रोल उनका बनता है, लेकिन ये कहेंगे हम बिल्कुल फरिश्ते हैं, वो भी नहीं है। ये गालम गलोच, ये दुश्नाम तुराजी ये आप लोगों ने शुरू की, जिसको अब नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी बाय कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर अब्बास साहब,
मुझे मौका दीजिएगा कि मैं आपको तारीख़ में थोड़ा सा लेके जाऊँ। जो आप फरमा रहे थे कि ये 2 दहाइयों से है, ये 2 दहाइयों से नहीं, ये तकरीबन 3 दहाइयों से ये सिलसिला है। जो गवर्नमेंट्स रही हैं वो आपके सामने हैं। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है 2 दफ़ा 3 दफ़ा, नून लीग की गवर्नमेंट रही है, पार्ट्स में रही है या पूरी रही है, बहरहाल 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं नवाज़ शरीफ साहब। और इन 3 दहाइयों में ये एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, और इल्ज़ाम ये नहीं होते थे कि आपने कोई खुदा न खासा कत्ल कर डाला, आपने इल्ज़ाम बड़े संगीन होते थे जो नाकाबिले माफ़ी हैं, जो नाकाबिले माफ़ी हैं। और वो इल्ज़ाम ये होते थे कि आपने करप्शन की है। 2 दफ़ा जरदारी साहब को जेल में डाला नवाज़ शरीफ साहब ने, और 3 दफ़ा उनकी अपनी गवर्नमेंट इसी करप्शन के पीछे वो सैक हुई है। और एक दूसरे के ऊपर इनके जो एहतसाब था वो इन्होंने ख़ुद बनाया था शुरू दिन से। फिर उसके बाद 2002 में जब मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने इसको फर्दर वो किया, तकवीयत दी इसको, और ये काम इसका एहतसाब आगे चला। तो इनके आपस के उस वक्त से एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात और एक दूसरे के ऊपर केसेस ये मौजूद हैं, फाइलें भरी पड़ी हैं। हम उसमें कुछ कहें या ना कहें, ये ख़ुद बोल रहे हैं। मसला कहाँ शुरू होता है? मसला वहाँ शुरू होता है जब तीसरी पार्टी बीच में आती है, वो है PTI की सूरत में। अब तीसरी पार्टी आपके आके ये कहती है कि भाई आप एक दूसरे को करप्ट कह रहे हो, और फिर ये होता है कि 5 साल के बाद आपकी गवर्नमेंट पूरी होती है, अगले को मौका मिलता है, पीछे वाले के सारे गुनाह धो देता है और फाइलें क्लोज हो जाती हैं। इसी तरीके से आगे वाली गवर्नमेंट का फिर वो आगे वाले जब आती है, दोबारा आती है, तो वो उसका गुनाह धो देते हैं। हमने सिर्फ आके यहाँ पर ब्रेक लगाई है। आपने ये देखा कि कल की जो मुलाकात थी वो बड़ी एक बड़े अहम मौके पे भी हो रही थी कि एक फादर्स डे था, और हमारी पार्टी में तो ये कहते हैं कि ये फादर्स डे मना रहे थे कल तो। यस, दैट वाज अ रियल कोइंसिडेंस यार, यू वोंट बिलीव दैट। फादर्स डे के ऊपर दोनों हमारे लीडर पीपल्स पार्टी के हैं और उधर से नून लीग के, वो बैठे हैं और अबू बचाओ प्रोग्राम उन्होंने बनाया और वहाँ पे बात की। अभी आप खुद दिखा रहे थे ये छोटी छोटी क्लिप्स जो आपने दिखाई है, बट देयर इज अ हिस्ट्री बिहाइंड दिस क्लिप्स, और आप उसमें देखें कि जो भी है वो हकीकत है। इन्होंने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, तो कोई सब्सटेंस थी तो इल्ज़ाम लगाए, ऐसा तो नहीं तो मैंने तो नहीं लगाया, इमरान खान ने तो नहीं लगाया, हमारे किसी मिनिस्टर ने जाके नहीं लगाया, इनके अपने ही इल्ज़ाम है, अपनी ही इन्होंने फाइलें भरी हैं और करप्शन के केसेस मौजूद हैं। सिर्फ फ़र्क ये होता था कि उस पर पर्दा डाल दिया जाता था और एक दूसरे के साथ मुकमुका हो जाता था, उसके बाद मामला साफ हो जाता था। अब इस दफ़ा नहीं हुआ, यहाँ पे होगी फ्रिक्शन। अब जो NRO की बात करते हैं इमरान खान साहब, वो नहीं है, खुदा न खास्ता कि हम बैठ रहे हैं। फर्क क्या है? नैब तो वही है, अदालतें भी वही हैं, एंटी करप्शन भी वही है, जज भी वही है, FIA भी वही है। आप कह रहे हैं पहले मुकमुका हो जाता था, अब मुकमुका नहीं हो रहा, फिर फर्क कहाँ पे है? हमने कोई कवर नहीं देना, हमने किसी को नहीं बचाना। जो भी गलत है, जो भी करप्ट है, उसको उसके अंजाम तक पहुंचना चाहिए। और आप दिल पे हाथ रख के खुदा को हाजिर नाजिर कह के ये कहें कि क्या ये 3 दहाइयों में करप्शन नहीं हुई पाकिस्तान में? ये जो हमारा कर्जा आज, अच्छा, हमें तो इन्होंने बताया कि करप्शन हो रही है, खरब रुपए, हमें तो नहीं पता था। ये दोनों एक दूसरे को करप्ट कहते थे। आप ऐसे सादा नहीं है कि आपको पता नहीं है। देखिए, ये इनकी अपनी मनाई हुई पाई पड़ी है, और हम सिर्फ इसके ऊपर इस वक्त परेशान हैं जो आप आज हम इनके लादे हुए वजन को उठा रहे हैं, और ये मुल्क और ये आवाम उसको नहीं उठा पा रहे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको किस तरीके से अकोमोडेट करें, एडजस्ट करें, और हम इसको आगे चलाएं मुल्क को। आपके 4,000 अरब रुपए आपकी टोटल अर्निंग है, जिसमें से 2,000 अरब रुपए इसमें खर्च में चले जाते हैं, डेट सर्विसिंग पे चले जाते हैं। फिर उसके बाद 2,000 में क्या मुल्क को चलाएंगे, क्या आप कमाएंगे? आपने इतना इसको बिगाड़ दिया है इस इकोनॉमी को कि संभालना मुश्किल हो गया हुआ है। हम उन्हीं चीज़ों को स्ट्रक्चरली ठीक कर रहे हैं, उनको इन प्लेस कर रहे हैं इकोनॉमी को, और हम इंशाल्लाह इस पर उम्मीद करते हैं कि हमारा एक पार्ट ये है कि यार ये जिन्होंने लूट खसूट किया उनको माफ़ ना किया जाए, उनसे रिकवर किया जाए, और अपनी इकोनॉमी का जो पहिया है हम उसको भी चलाएं और उसको भी अपनी सिमत उसकी दुरुस्त करें। हम उसके ऊपर भी पूरी तवज्जो दे रहे हैं। तो हमारी इस वक्त इनके साथ और कोई जंग नहीं है। आज ही हम कह दें कि ठीक है यार, कोई बात नहीं है, जैसे पहले होता रहा था हम वैसे ही पर्दा डाल दें, कोई बात नहीं है, आगे चले, जैसे इनकी ख्वाहिश है, इनकी बड़ी दिल की तमन्ना और ख्वाहिश है कि यार ये पिछले हिसाब किताब छोड़ दें, आगे देखें। ये कहते हैं आगे देखें, पीछे देखें नहीं, तो पीछे नहीं देखें तो आगे के हिसाब कैसे चलेगा भाई? ये तो हम कर नहीं सकते। हमने आवाम के साथ एक वादा करके आए। अच्छा, मैं तब्दीली का वादा जरा पीर साहब को भी शामिल करते हैं, पीर मर्जुल हक साहब को भी। ये जरा दिखाएं जी, शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मिलकर हुकूमत का मुकाबला करेंगे इस दौर में। ये चंद दिन पहले शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो कमिटमेंट है वो जरा दिखाएं।
आज ये तय हुआ है कि ये कंबाइंड अपोजिशन जो जमहूरियत है और जमहूरी जो रवायात है उनको मुस्तहकम करने के लिए आज अपोजिशन ने फैसला किया कि हम मिलकर इंशाअल्लाह इसका मुकाबला। सर, हमारा जो COD है इसको भी विजिट करेंगे। हम चाहते हैं कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने राइट जी। और अब दिखाएं जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ताना देते थे नवाज शरीफ साहब को कि नवाज शरीफ साहब ज़िया-उल हक के बेटे हैं, और एक पूरी तारीख बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की बयान की, वो जरा दिखा। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ज़िया-उल हक का बेटा है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का असल बाप ज़िया-उल हक है। जितना उसने अपनी बेटी को सॉफ्ट फेस के लिए इस्तेमाल करके इसका इमेज को करने की कोशिश किया था, अभी सब कुछ सामने आ रहा है। ये पहले अमीर और मोमिनीन बनना चाहता था, उसामा बिन लादेन से फंडिंग लेता था शहीद बीबी की हुकूमत को गिराने के लिए, तो फिर क्या उसका नियत साफ हो सकता है? जितनी सख्त जबान बिलावल साहब इस्तेमाल कर रहे थे या सख्त लहजा, उनके साथ जो उनकी पार्टी के लोग खड़े हुए थे उनसे बहुत सीनियर तजर्बे के अंदर, सियासी तजर्बे के अंदर शहरी रहमान, मुराद अली शाह, उनके चेहरे का रंग भी फक हो रहा था कि इतने सख्त लहजे में बिलावल साहब तनकीद कर रहे हैं। और आज बिलावल साहब उन्हीं नवाज शरीफ के भाई के साथ मिलकर बैठ के कह रहे हैं कि हमें एक COD करना होगी। जी पीर साहब, इस पे लोगों को कैसे आप एतमाद में लेंगे कि ये जो पहले कहते थे आप जो आज कह रहे हैं? मैं आपको शायद पता नहीं कि मैं आपकी टीवी की जो वॉल्यूम बढ़ा के मैं सुन रहा हूँ, वैसे आपकी कोई भी बात जो है मेरे कानों में नहीं आ रही आपकी तरफ से। अच्छा, माज़रत, लेकिन माज़रत। मैं देख के ये जो कुछ समझा हूँ, जो आप जो आपने ये 2 वीडियो क्लिप्स चलाई, वो मैं थोड़ा आवाज़ मैंने बढ़ा के उसको सुना कि आपने जो आज की जो मुलाकात की जो बातचीत और आज से कई साल पहले वाली एक पुरानी वीडियो क्लिप्स दिखाई, और उसमें आपने जो हमारे चेयरमैन साहब ने नवाज शरीफ के बारे में कहा, तो उसको आपने दोबारा सुनवाया लोगों की मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए। तो ऐसे तो मेरे ख्याल में आपके पास और भी कई सैकड़ों वीडियो क्लिप्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा और जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कहा, और इदारों के बारे में वो हामिद मीर को इंटरव्यू मुशाहिद हुसैन के साथ, शेख रशीद के साथ जो हाथापाई तकरीबन, ऐसी कई वीडियोज़ आपके, शुक्र है कि आप लोगों के पास आर्काइव है कि हम सियासतदानों या ब्यूरोक्रेट्स और भी कई लोग जो हैं और सारे एंकर पर्सनस की जो उस वक्त गुफ्तगुएँ वो सारी की सारी आर्काइव में महफूज हैं। आज नहीं तो कल कभी न कभी जो उस वक्त का होगा एंकर पर्सन वो सब की बातें फिर टीवी पे चला के बताएगा। ये सियासत में शुरू से होता आया है कि सारे सियासी लोग एक दूसरे से इतना एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, फिर जब वापस आते हैं तो वो जैसे बात हो ही नहीं। ये बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन देखें आज जो हालात हैं वो भी आप देख रहे हैं, वो खुद न नवाज शरीफ की पैदा करदा हैं जो कह रहे हैं, न ये बिलावल साहब की पैदा करदा हैं। ये मुल्क का जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है उसकी ज़रूर मैं मानता हूँ, उसका नतीजा है कि इस वक्त मुल्क जो है बुरे हाल में है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इस वक्त की हुकूमत है उसको चाहिए कि बड़ी संजीदगी के साथ इदारों को अपना काम करने दें। नेब को कहें वो अपना काम करें, लेकिन नेब के स्पोक्समैन बन के सारे वज़रा एक तरह से कोरस के अंदाज में जब शुरू हो जाते हैं तो ख़ुद नेब की जो क्रेडिबिलिटी है या उनका जो कारकर्दगी है उसके पर भी एक बड़ा मनफी असर पड़ता है। इनको अपनी जो निज़ाम हुकूमत है जो उनको अब चलानी है उसके लिए इनको अपने आप को बड़ा संजीदगी से अपना अपना काम करना चाहिए। ये हमने इनको नहीं कहा था कि अपनी वज़ीरों को चेंज करें और फिर वही पीपल्स पार्टी की टीम ले आए या परवेज़ मुशर्रफ की टीम ले आए या नवाज ली की टीम ले आए, खुद लेके आए। हमने तो नहीं कहा था इनको। ये इन्होंने जो किया है ये इनको ये बड़ा उसको नतीजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरफ तो इल्ज़ाम लगाते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की ये वजह से हुआ, तो भाई अगर उनकी वजह से हुआ तो उन्हीं के जो कारकर्दगी वाले थे जिम्मेदारान
उनको आप अपनी टीम में क्यों ले आए? क्या वो इतने अच्छे थे ले आए, या वो इतने आपको अब उसमें बड़ी पर लग गए जो उनको आप लेके इसमें शामिल किए? ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में ये इस पे आप लोगों को भी सोचना चाहिए, उनको भी बाकी अदालतों के मामलात हैं, दिन के पर केस चलेंगे। आप क्या समझते हैं कि ये किसी के कहने से सब कुछ हो जाएगा? कि ये अदालतों का काम है फैसला करना, न कि ये हम लोगों का या हमारे जो दूसरे काबिल एहतराम यहाँ पर रुफ़क़ाए-कार बैठे हैं मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से, उनका काम नहीं है। हम एक दूसरे को भले गाली गलौज करते रहे, होगा नहीं, होगा वही जो अल्लाह ताला चाहेगा और जो अदालतें फैसला करेंगी। इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन इल्ज़ामात को प्रूव करना एज अ लॉयर मैं आपको बता रहा हूँ बहुत मुश्किल होता है, और फिर ये एक लंबा प्रोसेस भी होता है कि फिर हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, मुख्तलिफ मराहल हैं, उससे पहले किसी को आप वर्डिक्ट पास कर दें। पीर साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये फिर जो शहबाज शरीफ साहब जब कहा करते थे ना अदालत लगी, ना केस दाखिल हुआ, ना कोई इस्तगासा, ना गवाह, ना मुद्दई, ना सबूत, ना जज, ना समात, जब शहबाज शरीफ कहते थे कि आसिफ जरदारी तुम्हें तुम्हारा हल्क फाड़ के पैसा लाऊंगा, तुम्हें लाड़काना, पेशावर और लाहौर की सड़कों पर घसीटूंगा। भाई आप कौन होते घसीटने वाले? ये काम जज करेगा ना, ये काम इस्तगासा करेगा ना, ये काम रियासत करेगी ना। ये शहबाज शरीफ कौन होते थे करने वाले? ये जो शहबाज शरीफ कहते थे। आप सही कह, बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये आप ये उनसे पूछें कि आपने ये क्यों कहा, मैं तो उनकी तरफ से नहीं कह सकता, वो उनसे आप पूछें कि आपने ये कहा था, आप क्यों 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 कह रहे हैं? ये सबसे आप पूछ सकते हैं, ये आपका हक है कि पूछें। और ये देखें, यही तो मैं कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि कभी भी सियासत में एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। इमरान खान को कोई दोस्त बुरा भला कहता है तो मैं कहता हूँ यार 5 साल तो उसको दिए हैं ना, गलत दिए हैं, सिलेक्टेड हैं या इलेक्टेड हैं, अब लेट हिम वर्क। और उनको भी चाहिए कि अब काम करें, दिखाएं कि उनकी फैसला इस पे आवाम नहीं करेगी कि आप लोगों ने कितने लोग पकड़े, कितने छोड़ दिए। लोग पूछेंगे आपने काम क्या किया 5 साल में। इसलिए उनको टाइम 1 साल उनका तकरीबन पूरा होने वाला है, इनको बाकी चाहिए 4 साल काम पे लगाएं। बहुत जबरदस्त बात, गाली गलौज मुखालफों को पकड़ धकड़ से। पीर साहब बहुत जबरदस्त आपने बात की कि काम करना पड़ेगा इमरान खान साहब को, सिर्फ एहतसाब के नारे से बात नहीं बनेगी। कैसर अहमद शेख साहब, आज नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ही कह रहे हैं कि जी इनका क्या काम है हमें चोर करप्ट करने का, हमें तो अदालत साबित करें। जब ये शहबाज शरीफ साहब बगैर अदालत के लगे, बगैर किसी सबूत, गवाह क्या है, बगैर इस्तगासा क्या है, बगैर वकील दिफा क्या है, शहबाज शरीफ साहब ने फैसला सुना दिया जरदारी साहब का और उनको सड़कों पर घसीटने का वो भी फैसला कर लिया। ये देखिए ना, तफसील से बात हो रही है। पीर मदरुल हक साहब ने बड़ी अच्छी तरह की बातें की। सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ने ये सुना दिया या क्या इमरान खान साहब ने कितनी बार कहा हम इनको जेलों तो कर रहे हैं, लेकिन वो तो कायम है। बात ये हम सबको देखिए, ये पहली बात है कि ये हम क्या कर रहे हैं। हम आपस में कोलीग हैं, जो आज तमाशे हो रहे हैं इस असेंबली में। मैं 97 से इस असेंबलियों में आ रहा हूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। ये क्या हो रहा है? ना स्पीकर की बात, आज खुद अपने स्पीकर की जो हुआ है, यानी ट्रेजरी बेंचों ने किसी ने बात मानी नहीं, उनके पास आके खड़े हो गए। अपोजिशन तो करती रहे, उनको भी नहीं करना चाहिए। मैं ये भी कहता हूँ, देखिए बात होनी चाहिए डेकोरम से, एक हमारा हाउस चलना चाहिए। लेकिन जो कुछ हम तमाशे कर रहे हैं, इससे सारी दुनिया में हमारा एक मजाक बन रहा है। और मैं हैरान हूँ कि क्या हो क्या रहा है और होने क्या वाला है। देखिए ये कहना, जो कुछ भी अदालतों का काम है, आपने सही कहा, ट्रायल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। अब जो नैब के पास, देखिए नैब एक ही इदारा है। मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान में एहतसाब के लिए तो एक ही इदारा है ना। सही है। अब वो नैब, और ये कंफर्म बात है कि इस वक्त भी 4000 अरब रुपए सालाना करप्शन, अंडर इन्वाइसिंग, मिस एप्रोप्रिएशन और स्मगलिंग और जो डिले हो रही है प्रोजेक्ट्स में, उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। ये मैं अथॉरिटी से कहता हूँ, कोई अगर इसको बात करना चाहता है। अब एक इदारा है, वो साल में 6 या 7 अरब रुपए की करप्शन को पकड़ रहा है। बाकी 3993 अरब रुपए इस साल भी हुई है, पिछले साल भी हुई है, हमारे दौर में भी हुई है। पाकिस्तान की बात हम करें, हम ये या तो कहें कि नहीं हुई है। अब वो लोग सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है जो करप्शन कर रहे हैं, हम पॉलिटिशियन को तो पकड़ रहे हैं। नैब भी तमाम, नायब का काम था पूरे मुल्क में करप्शन को ख़त्म करें। अब वो ना तो कोई बिजनेसमैन उस हिसाब से पकड़े, सिर्फ अपोजिशन के लीडर, या चलो मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट के भी चाहिए भाई ओनली पॉलिटिशियंस, सबका एहतसाब होना चाहिए ना, और रिजल्ट निकलना है। अच्छा ये हमारे आप कह रहे हैं एहतसाब होना पड़ेगा। खुर्शीद शाह साहब ने आज एक बड़ी खतरनाक बात की है। मैं जरा वही बस मैं आपको थोड़ी बात को मुकम्मल कर लूँ। बात ये है कि अब आपके यहाँ जो शोध होते हैं, क्या हम मुल्क को, पहली बात तो ये हमारा मुल्क इस वक्त 200 मुल्कों में
160वें 7वें नंबर पे है जो हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है या HDI जो हमारा, उसके अलावा UNDP जिसने रैंकिंग दी है। हम चाहते क्या हैं, इंडिया भी उसमें भी इसी किस्म की जमहूरियत है, वहाँ भी पार्लिमानी सिस्टम है। पिछले 7 साल से दुनिया का सबसे फास्ट 200 मुल्कों में सबसे फास्ट ग्रोइंग कंट्री है हमारा पड़ोसी। आज उन्होंने इलेक्शन कराए, अपोजिशन उनके यहाँ भी है। हमें समझना होगा, गलती मैं नहीं, कोई एक साइड की नहीं है गलतियां, लेकिन इस वक्त तो हुकूमत का काम है कि माहौल को बेहतर गलती तो अब शुरू हुई है ना, शुरू हुआ, लेकिन इनकी गलतियों का काउंटडाउन शुरू हुआ है अगस्त 2018। इस वक्त इंचार्ज, इससे पहले जो गलतियां वो या आपकी होगी या मुशर्रफ साहब की होगी या ज़ियाउल हक की होगी या शहबाज शरीफ की होगी, ठीक होगी बात। इनकी गलतियां अब शुरू हुई हैं। इस वक्त तो इनका बजट जो इन्होंने दिया है ना, इनका काम है कि अपने बजट को तो कम से कम पास करवा लेना। जो कुछ कर रहे हैं वो खुद पास इस तरह क्या हो जाए। अगर हमें मौका, देखिए इंडिया में 75 दिन बजट पे डिस्कशन होती है, हो क्या जाएगा कि अगर हमारे 320 मेंबर हैं उनको मौका ही नहीं मिलेगा बात करने की अपनी अपनी का, ये करवा लेंगे, कोई अच्छी बात होगी क्या? अच्छा, दुनिया में अच्छा फैसला जाए। 75 दिन इंडिया में होता है डिस्कशन, हमारे यहाँ। अच्छा, आज डिस्कशन हुई नहीं हुई? आज डिस्कशन हुई है? कुछ भी नहीं हुआ। अगर डिस्कशन के लिए आपको टाइम चाहिए पार्लियामेंट को, तो डिस्कशन तो हो ही नहीं रही है। हो ही नहीं रही, बजट क्या हो रहा है इस तरह। हाँ जी, मैं अर्ज करूँ शेख साहब की बात का जवाब देते हुए, हुकूमत कब चाहेगी कि ये गवर्नमेंट प्लस ख़ासतौर पे हमारी असम्बली एक पीसफुल वे में ना चले? क्यों नहीं चाहेगी? बात यहाँ से शुरू होती है कि ये लोग जब इनको टर्न दी जाती है, और अभी तक आप यकीन करिए 9-10 महीने से जो मैं देख रहा हूँ असम्बली में जाके, वो ये होता है कि स्पीकर साहब अपोजिशन को टर्न देते हैं, ये अपनी तकरीर भरपूर तरीके से करते हैं। 40 मिनट की भी की है, 50 मिनट की भी की है, 35 मिनट की भी की है, जब भी मौका मिला है, क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन को पूरा राइट होता है कि वो तकरीर करे, भरपूर तरीके से करे। हम इनको बड़े गौर के साथ बैठे सुनते रहते हैं, और उसमें हमारी पार्टी के लीडर्स को, हमारी लीडरशिप को, हमारी पार्टी की पॉलिसीज़ को, हर चीज़ को ये तनकीद का निशाना बनाते हैं और कहते हैं कि पता नहीं पाकिस्तान का हम खुदा न खासा किस तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन हम खामोश कैसे सुन रहे होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा लीडर उठता है, जो पार्लियामेंट्री पार्टी हैं, वो भी अपनी तकरीर करते हैं, वो भी इस तरीके से 20-25 मिनट की तकरीर करता है। अब टर्न आ जाती है इनके 3-4 लीडरान के बाद, हमारी टर्न आती है। हमने उन सवालों का जवाब देना होता है या नहीं होता? जो ये उठाएंगे सवाल, जो सवाल इन्हें उठाएं, अब हमारे ऊपर फर्ज होता है कि हम उसका जवाब दें। लेकिन उस वक्त जब हम जवाब देने के लिए उठते हैं, ये लोग कपड़े झाड़ के बाहर जा रहे होते हैं। ये उस वक्त चले जाते हैं, बाइकआउट कर, इनके लीडर्स बाइकआउट कर लेते हैं, इनके लीडर्स। उससे पहले हुटिंग तो आपके लोग भी करते हैं। हुटिंग जब ये बोल रहे हैं, खुदा करके कहता हूँ कभी नहीं होती। हमने बड़ा पीसफुली इसको चलाने की कोशिश की है। अब मैं आज की बात का भी आपको जवाब देता हूँ। सारा दिन आज की बात का जवाब आप मुझे इजाजत है, आज की बात, एक ब्रेक यहीं से शुरू करते हैं। ब्रेक के बाद यहीं से शुरू करते हैं कि आज क्या हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि ऑपोजिशन जो कर रही है, जो शेख साहब फरमा रहे हैं, लेकिन हुकूमत भी बहुत सख्त जबान इस्तेमाल करती है। जो मुराद सईद जिस तरह बोलते हैं, फवाद चौधरी जिस तरह बोलते रहे, बाकी लोग जिस तरह बोलते हैं, अगर आप प्रोवोकेटिव किस्म की स्पीच करेंगे तो ऑपोजिशन तो पहले ही शायद ये चाहेगी कि ये कार्रवाई ना चल सके। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदेद। याकूब शेख साहब, बात हो रही थी ब्रेक से पहले कि असम्बली के अंदर जो माहौल है, उस माहौल को जहां ये लोग ख़राब करने की कोशिश करते हैं ऑपोजिशन वाले, वहां और हुकूमत भी पीछे नहीं है। देखिए, तकरीबन 9 महीने से मैं देख रहा हूँ, और जैसे मैंने अर्ज़ किया, होता ये है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को राइट होता है, और स्पीकर साहब की तरफ से और बाकायदा रूल्स हैं कि वो जितनी भी बात करेंगे उनको अलाउ होता है, वो बात करते हैं। और उनको पिछले 10 महीने की अगर हिस्ट्री देखें तो शेख साहब इस चीज़ के गवाह हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन आके भरपूर तरीके से अपनी बात करते हैं, अपने जज्बात का इजहार करते हैं, और हमारी पार्टी की हर छोटी बड़ी गलती जो भी है उसको जिस तरीके से बयान करते हैं, हमारे लीडर्स के बारे में गलत कहते हैं, लेकिन हम अपने सुकून के साथ बैठ के उनको सुनते हैं, उनको हम मौका देते हैं। इसी तरीके से जब दूसरी पार्लियामेंट्री पार्टी के जो लीडर की बात आती है, वो भी पूरे अपना मौका लेते हैं। 20 मिनट की, 25 मिनट की बिलावल साहब हैं, वो तकरीर करते हैं। मौलाना साहब की जमात के जो वो हैं पार्लियामेंट्री लीडर हैं, वो भी बात करते हैं। सबको मौका दिया जाता है। अब जब इन्होंने कोई पॉइंट्स रेज किए होते हैं, तो फ़र्ज़ तो ये है कि वो हमारी बात को सुने, हमारे जवाब को भी सुने। लेकिन हमेशा से पिछले 10 महीने की ये तारीख़ है, ये शेख साहब मेरे साथ बैठे हुए इस चीज़ के गवाह हैं कि ये लीडर ऑफ द अपोजिशन और दूसरे पार्लियामेंट्री लीडर, ठीक जब हम उनकी बातों को जवाब देना चाह रहे हैं कि आप हम जवाब दें कि आपने ये पॉइंट रेज़ किया है, आपने ये इल्ज़ाम लगाया, तो उसकी हम आपको एक्सप्लेनेशन देना चाह रहे हैं, ये उठ के चले जाते हैं। और हमेशा से आपका जवाब है तो बड़ा जिला कटा किस्म काट होती है ना आपके जवाब के अंदर, शरारत करते हैं ना आपके लोग भी। मैं एक चीज़ आपको अर्ज करूँ, देखिए उस दिन क्या शरारत थी, बजट के दिन हमने तो कोई शरारत, हम तो बजट पेश कर रहे थे, उस दिन तो पीसफुली जा रहा था,
मेरे ख्याल में 15 मिनट तक बजट स्पीच बड़ी ठीक जा रही थी। प्राइम मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए थे। उसके बाद इन्होंने एक बाकायदा प्लानिंग के साथ आके, जैसे धावा बोला जाता है ना, ये आके पहले तो साम सूंगा हुआ था, कोई आवाज ही नहीं आ रही थी आवाज पहले नहीं 20 मिनट तो। एक आध उधर से बाहर से लोग आए, उन्होंने इनको वो पोस्टर्स दे दिए, उन्होंने पोस्टर वहां पे दिखाना शुरू कर दिया। उसके बाद हुटिंग शुरू हो गई। फिर उसके बाद आके इकट्ठे हो गए और स्पीकर साहब के आगे आगे खड़े हो गए और एक तरीके से मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब की को अटैक करना चाह रहे थे। फिर हमारी पार्टी के हम जो एमएनए थे, हम जाके वहां पे खड़े और हमने उनको एक तरीके से हो गया। हो ये रहा था कि उधर से भी ये जो बजट की जो पेपर्स थे उसको फाड़ फाड़ के प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर फेंक रहे थे और हमाद अजहर के ऊपर फेंक रहे थे जो तकरीर कर रहे थे बजट की। तो ये कहाँ की शराफत? हम नहीं चाहते कि ऐसा माहौल असेंबली में हो, कभी भी नहीं चाहती पीटीआई की गवर्नमेंट, लेकिन हम चाहते हैं कि ये भी हमारे साथ एक सोफिस्टिकेशन वाला, एक नफासत वाला, एक कॉपरेशन से चलाया जाए, कॉपरेशन से चलाएं और हम उसको चलने के लिए तैयार हैं। राइट। मैं जरा पीर साहब के पास जाता हूँ। बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने जब नवाज शरीफ साहब को सजा, पहले तो मुतालबा करते थे कि नवाज शरीफ को सजा दी जाए, सजा क्यों नहीं दी जा रही है, मोदी का यार है, चोर है, लुटेरा है, पैनमा का चोर है 2016 से लेकर 18 तक। फिर जब नवाज शरीफ साहब को सजा हो गई और 2018 के इलेक्शन के बाद बिलावल साहब क्या फरमा रहे हैं कि जी जुडिशरी ने बड़ा गलत किया नवाज शरीफ को सजा देकर, सुनाएं। The year that has rolled by, so yet another elected prime minister thrown out of office through the judicial process. अब यहां फिर मैं आपको एक दोहरा म्यार दिखाऊंगा। एक तरफ जुडिशरी का फैसला नवाज शरीफ साहब के हवाले से उसको बिलावल क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक जज साहब का रेफरेंस गया सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास जिसका फैसला जजों ने ही करना है, किसी जो सिविलियन या हुकूमती शख्स ने फैसला नहीं करना। इसके ऊपर बिलावल साहब क्या कह रहे हैं जरा दिखाएं। ये कोई सिर्फ जस्टिस फैज़ ईसा की मसला नहीं है, ये कोई स्पेसिफिक जज की मसला नहीं है, और हम समझते हैं कि ये एक साजिश के तहत हमारा अदलिया पे हमला है। राइट जी। पीर साहब, अगर हुकूमत रेफरेंस भेजती है तो बिलावल कह रहे हैं कि ये जुडिशरी पर हमला है, इधर जो है वो क्रिटिसाइज किया जा रहा है हुकूमत को और जुडिशरी के साथ खड़ी हो गई है बिलावल साहब। दूसरी तरफ अगर जुडिशरी सजा देती है नवाज शरीफ साहब को तो वो नवाज शरीफ के साथ खड़े हो गए और जुडिशरी के खिलाफ। देखें, आपको कैसे समझाऊं, ये दो अलग अलग बातों को आप दोनों मिक्सअप करके मेरे ख्याल में अच्छा नहीं कर रहे, और ये बिल्कुल आउट ऑफ सेंस बात है कि जजों को काजी फैज़ ईसा जो एक बहुत ही ईमानदार, बहुत ही इंडिपेंडेंट जज हैं, उनके ऊपर जो हुकूमत को गुस्सा है या उसके पीछे जो लोग हैं उनको गुस्सा है, वो आपको भी पता है। आप इस तरह मत बनने की कोशिश करें, यू नो एवरीथिंग, कि उनके ऊपर गुस्सा और है। वो जुडिशरी पे अटैक इसलिए है, 100% जो उन्होंने कहा वो सब सही कहा कि वो अटैक है और ये मैसेज देना चाहते हैं दूसरे जुडिशरी के उनको कि वो आप भी होशियार रहें। और ये नाम में तो उन्होंने भेजा है, लेकिन आपको पता है जुडिशरी पे जो प्रेशर चलते हैं, मैं नहीं कहता कि ये मौजूदा जुडिशरी भी प्रेशर में आ जाएगी, लेकिन माजी इसका गवाह है कि जुडिशरी पे जो प्रेशर था भुट्टो साहब को फांसी देने का, जो एक इंसान की बेगुनाह जान लेने का प्रेशर, वो उसी बेंच के एक बड़े मोतबर सीनियर रुकन जस्टिस नसीम हसन शाह ने ओपन अपने टीवी इंटरव्यू में कहा, किताब में छापा। अब क्या ये काफ़ी नहीं है कि जुडिशरी को अंडर थंब लाने के लिए उनको डराया धमकाया जा रहा है? एक को मिसाल बनाएंगे तो दूसरे सीख जाएंगे कि भाई वही फैसले करो। अब देखिए, शौकत सिद्दीकी वाला जो मैटर है वो भी किसी ने भूला नहीं, आप भूल जाएं, लेकिन वो जो लीगल फ्रेटर्निटी है जब बैठती है तो जाहिर है उनमें आपस में हर एक का ख्यालात में इख्तलाफ होता है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने भी मेरे से इख्तलाफ किया, मैंने उनसे इख्तलाफ किया, लेकिन हर एक का अपना अपना व्यू है। लेकिन देखें, ये जजों के बारे में ये मैं नहीं कहता, उनका अगर किसी ने कंप्लेंट की है और उसकी कोई बुनियाद है वो अलग बात है। ये जो गवर्नमेंट ने कुकअप करके भेजा है रेफरेंस, ये सिर्फ जजेस को और सारी जुडिशरी को थ्रेट किया है। और ये मैं आपको बताऊं, ये बात बहुत ही खतरनाक है। ये आप नहीं समझे कि ये सिर्फ पाकिस्तान के वकील ये देख रहे हैं, सारी दुनिया के इंटरनेशनल बार एसोसिएशन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में है, ये सब देखते हैं। और मैं हेग में गया था, ये जब ये चल रही थी कल भूषण वाली सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से, मैं वहाँ गया था।
मैंने वहाँ देखा कि जो हमारी सिर्फ एक बात खराब थी कि हमारे ह्यूमन राइट्स की जो रिकॉर्ड है वो कोई अच्छा मिसाली नहीं था, और बार बार वो हमारा मुखालिफ वकील हम पे उसी पे हमले कर रहा था, और हम लोगों की जो हमारा वकील अगर अच्छा नहीं होता खावर कुरैशी साहब तो हम बड़ी मुश्किल में थे। और ये आपको मैं बताऊं, ये समझते हम कोई कुएं के मेंढक बन के इधर बैठे हुए हैं। आपका ये टीवी शो भी सब देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है। वो ये देख के आप जो बात करेंगे, जो मैं बात करूंगा, उसकी क्वालिटी पे, उसके अच्छे बुरे होने पे, उसके झूठ सच होने पे दुनिया अपनी राय कायम करती है। कोई ये छोटा नहीं है, ग्लोबल विलेज है, और मीडिया ने तो इसको और बड़ा ग्लोबल विलेज से इंटरनेशनल विलेज बना के पता नहीं यूनिवर्सल विलेज बना दिया है। तो आप प्लीज जब कोई हमारे पार्टिसिपेंट्स और हम समेत, आप समेत बात करें तो ये ना सोचें कि ये सिर्फ पाकिस्तानी अवाम सुन रहा है पाकिस्तान के अंदर, या साहिवाल या दादू या इधर उधर सुन रहे, ये सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया सोच रही है और हमारे बारे में राय कायम कर रही है। जो सबसे बड़ी चीज है वो है परसेप्शन, और कभी कभी परसेप्शन रियलिटी से भी बड़ी हो जाती है। तो हमें अपना परसेप्शन का भी ख्याल रखना चाहिए, इदारों को काम करने देना चाहिए। भले नेब अपने काम करे, भले उनकी अदालतें जो है वो काम करें, भले वो जो भी कसूरवार उसको सजाएं दे, लेकिन ये एकदम से उससे पहले ही फैसले सुनाना, एक दूसरे को बुरा भला कहना, अपने आप को देखिए पाकिस्तान इस वक्त चारों तरफ से जिन खतरों में घिरा हुआ है, हम सबको उसका एहसास करना चाहिए। हमारी अफवाज के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर उनकी चेक पोस्टों पे हमले हो रहे हैं, और वो एमएनए हजरात कर रहे हैं जो दो, मुझे पता नहीं वो कौन सी पार्टी के, लेकिन उनको भी आके जवाब देना चाहिए कि क्यों उन्होंने ऐसी हरकत की। सारी दुनिया देख रही है। भाई मुंतखब नुमाइंदों का काम है अपने इदारों की हिफाजत करें या उनके ऊपर हमले करें, और फिर हम लोग अपने जग हसाई का बायस बन रहे हैं। हुकूमत एक बड़ी जिम्मेदारी और सीरियस काम है। मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब जैसा आदमी इस सीरियस काम को समझ सके। वो सिर्फ बड़के मारना, जो पता नहीं पंजाब में पता नहीं ये क्या लोगों को शौक होता है, दूसरे भी हैं हमारी पार्टी के, और दूसरी पार्टी में लोग बड़के बड़ी मारते हैं। अरे बाबा काम की बात करो ना, इदारों को अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। अब प्राइम मिनिस्टर या उसके वज़रा का ये काम है क्या कि हर वक्त नेब की तरफ से तर्जुमानी के फराइज अंजाम दें? उनका काम नहीं है कि अपना, उनको टाइम कहां से मिलता है? देखिए एक एक समरी को देखना पड़ता है, फैसले करने पड़ते हैं, मुल्की मफाद में सियासत भी करनी पड़ती है, पार्टी की तंजीम को भी देखना पड़ता है। इनके पास टाइम कहां से इतना आ गया है कि ये फजूल वक्त अपना ज़ाया करें। कैसर शेख साहब, अब बिलावल साहब की कल उधर मुलाकात होगी मरियम बीबी से, मौलाना फजल रहमान साहब से आज मुलाकात होगी बिलावल साहब की, तो ये जो अब एपीसी वाला मामला था, इसका मतलब है कि अब उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। तो अब आप चाहते क्या हैं? कुर्बानी से पहले कुर्बानी को पहले तो पीर मदरुल हक साहब ने बड़ी तफसील से और बड़ी अच्छी रेलिवेंट बात की, क्योंकि हमें अपना परसेप्शन जो मुल्क का है ना वो बेहतर करना है। हमारे इस वक्त हम सूरत हाल बेहतर नहीं है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का वो इमेज, क्यों यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही? हमारे यहाँ $1 बिलियन भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इंडिया में $60 बिलियन इन्वेस्टमेंट। तो अगर सर हम अपने अगर ऑपोजिशन सड़कों पर निकल आती है, जी जी तो परसेप्शन बेहतर होगी। मैं अपोजिशन के सड़कों देखिए, अभी तक हमने ये भी मीडिया ज़्यादा इसको हाईलाइट कर, अभी हमारी मीटिंग जितनी भी हुई ना, यकीन जानिए एक लफ्ज़ भी इस पर नहीं हुआ। हमने आज भी मीटिंग की, इससे पहले हमारी जॉइंट मीटिंग, एक लफ्ज़ भी, एक लफ्ज़ बजट पे डिस्कस हो रहा है। किसी ने ये भी डिस्कस नहीं किया कि वहाँ आसिफ जरदारी साहब को क्यों पकड़ा, या शहबाज साहब के बेटे हमजा साहब को क्यों पकड़ा। इस बात हम बजट पे हम तो देख रहे हैं कि लोगों का क्या हाल है, जो महंगाई का अवसर हो रहा है, जो डॉलर की जो रिवैल्यूएशन की, पाकिस्तानी रुपए की रिवैल्यूएशन की रोज़ तो बढ़ जाता है। हमारे यहाँ 60 अरब, ये जो $90 अरब का स्टॉक एक्सचेंज था ना, वो आज $45 अरब रह गया। एक साल में हमने $6 अरब लेना था IMF से, $45 अरब बिजनेसमैन का और आम लोगों का निकल गया है। और फिर मैं अभी आज चिन्योट से आ रहा हूँ। हमारे यहाँ अमीर अब्बास साहब, मैं आपको क्या बताऊँ, जो दिहाड़ीदार मजदूर है उसने मुझे रोक लिया। उसने कहा जिस जगह वो बैठते हैं, वो कह रहे हैं कैसर साहब आप हमारे MNA हैं, आप हमें बताइए कि पहले हमें 6-7 दिन दिहाड़ी मिल जाती थी, हम रोज़गार पे जाते थे, हम सारे के सारे बैठे हैं 2-3 दिन से ऊपर, हफ्ते में हमें जॉब नहीं मिल रहा। ये क्या बन गया है? महंगाई देखिए, इसको ये तो ऑपोजिशन का काम है ना। ऑपोजिशन का मैं बात जो ये तो काम है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं कि हम सड़कों पर निकल, अभी तक मैं आपको बिल्कुल सही कह रहा हूँ, हमें नहीं पता कि कौन सी सड़क, हम तो बात आम आदमी की कर रहे हैं कि बजट में बजट डिस्कस कर ले, उस पर जो हमारे मशवरे हैं। देखिए ना,
पहले दिन से हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, चार्टर ऑफ इकानमी की बात की कि हो सकता है अपोजिशन कभी ये बात नहीं करती। देखिए हमने कहा कि मुल्क की जो मईशत का हाल है, हम भी आपको मशवरा, शहबाज शरीफ साहब ने पहले दिन से कहा, वो इसे मान नहीं रहे। अल्लाह गुला, ये अल्लाह गुला की बात हमें कर रहे हैं। 4 महीने जो हशर किए हैं, जो अंदर ही नहीं आए, जो धरने दिए हैं, जो बातें की हैं, ये आज यकूब शेख साहब बड़े रिजनेबल आदमी हैं। मुझे बताएं दुनिया की तारीख में कभी ऐसा भी हुआ है? आखिर इंडिया में भी जमहूरियत है, दुनिया के डेमोक्रेटिक कंट्री है, कभी यूके की तारीख में, उन तारीख से वाकिफ हूँ, कभी ऐसा हुआ है कि 4 महीने आप गालियाँ निकालते रहे और अभी हमें कह रहे हैं कि आप हमारा, हम तो असम्बली के अंदर कह रहे हैं और उसको भी मैं एग्री नहीं करता। सर लेकिन दुनिया की तारीख में ऐसा भी नहीं होता ना कि हुकूमत बनते ही कहना शुरू कर दिया कि हुकूमत गिरा दो। जी वही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं होता। एक फ्रेजाइल डेमोक्रेसी हम जो कुछ कर रहे हैं ना, नहीं, वो तो पहले हुआ ना, पीटीआई ने शुरू किया, ये उसी का हमें भी नहीं करना चाहिए। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि करना, असम्बली के अंदर बात करें, तरीकाकार से बात हो। हमारी बात ये फॉर्म इसलिए दिया गया आपको। जब एक यंग लड़का कराची से जो मेरा कोलीग हो, वो वहाँ खड़े होकर हमारी तरफ इशारा करेगी ये सब करप्ट है, सबको ये सब करप्ट हैं, और हम जानते हैं कि कौन क्या है, कौन क्या। आज ऑपोजिशन ने स्पीकर के दफ्तर के बाहर जी जरा शोर मचाया है, वहां पे धरना भी दिया है जरदारी साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए। जरा जल्दी से दिखा दे, पर याकूब साहब से बात करते हैं। प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करो, आसिफ अली जरदारी को रिहा करो, आसिफ अली जरदारी को रिहा करो, आसिफ अली जरदारी को रिहा करो, पार्लिमानी निजाम को जारी करो, प्रोटेक्शन ऑर्डर। राइट जी, या तो पहले दिन आप किसी का जारी ना करते पहले दिन से, अब जब आपने सबका जारी किया तो अब जरदारी साहब के साथ क्या दुश्मनी है? हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी किसी के साथ कोई अनाद नहीं है, कोई कत्ल के केस नहीं है। हमारा एक स्टैंड है, और स्टैंड ये है कि जो करप्शन हुई है उस करप्शन को उसके अंजाम तक, उसके मंतक के अंजाम तक पहुँचाएँ, और जिन लोगों ने की है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। मैं फिर अर्ज़ करूंगा आपकी याद दिहानी के लिए कि प्रोग्राम के शुरू में मैंने अर्ज़ किया था, हमने ये केसेस इनके ऊपर नहीं, इनके अपने फाइल करदा हैं, हमने तो अभी हाथ ही नहीं डाला, हमने तो अभी खोला ही नहीं है केस को, और ये होने जा रहा है कि हम भी करेंगे, हम वो चीज़ें सामने लाएंगे जो अभी तक छुपी हुई थी। मैं वो एक सराकी में कहते हैं ना, आप ये जब अपने जो हमारी अपोजिशन है जो यकजा हो रही है और आप हमें कह रहे हैं, आप हमें डरा रहे हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए कि एक तो मैन्युफैक्चर सराकी वाला क्या मुहावरा है वो? हाँ, जीवन जी सिखेंदे, अच्छा है ना, जी सिखाने वाले जी हैं। अच्छा, होता ये कि इनके अपने अपने प्रोग्राम थे, अपना अपना मैनिफेस्टो था, और वो मैनिफेस्टो इनका एक दूसरे से पोल्स अपार्ट है। ये एक दूसरे के गालियां दे के, एक दूसरे के गिरबान पकड़ के घसीटने वाले, और इलेक्शन कैंपेन तक की ये पोजीशन थी। अब जब ये असम्बली में आ गए उसके बाद इनने ज़रा तपिश महसूस की कि भाई इस दफ़ा ज़रा निज़ाम डिफरेंट है, कि जो करप्शन वाला हम एक दूसरे को कवर करते थे वो नहीं है। अब ये इकट्ठे हो गए हुए, अवाम खूब जानती है, अवाम से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है कि ये करप्ट लोग इस वक्त इकट्ठे हैं, और ये पीटीआई के अगेंस्ट किस वजह से इकट्ठे हैं? इस वजह से इकट्ठे हैं कि इनका एक ही मैनिफेस्टो है, और मैनिफेस्टो ये है कि जो लूटी हुई रकम है उसको किस तरीके से बचाया जाए। हमें इनसे कोई घबराहट नहीं है। इनकी पार्टियों के अंदर भी मैं आपको क्या बताऊँ, अभी परसों का जो हमारा जुमे के दिन का जो हमारा वो सेशन था, उसमें इनका एक बड़ा एलाई, जब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बात कर रहे थे उसके उठ के चले गए। अच्छा। इन 7 एमएनएज हैं उनके, या 8 एमएनएज हैं, वो उठ के चले गए। तो इससे पता चलता है कि इनमें कोई यूनिटी नहीं है। इनके विद इन द रैंक्स एंड फाइल्स हर जगह पे बहुत डिस्पैरिटीज है, हमें उससे कोई घबराहट नहीं है। हमारा प्रोटेक्शन ऑर्डर देखिए प्रेरोगेटिव है स्पीकर साहब का, स्पीकर साहब चाहे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, स्पीकर साहब की मर्जी है, वो मुनासिब समझेंगे, अकॉर्डिंग टू द लॉ समझेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ठीक होगा तो कोई हमें अली वजीर और मोहसिन दावड़ का भी मुतालबा किया ना कि वो जैसे उनका भी करें, इनका भी करें। पीर साहब ने इतनी खूबसूरत बात की है इन दो हमारे एमएनएज के बारे में। क्या राइट पहुंचता है यार, आप एक असेंबली के मेंबर हैं, आप एक तबका जो अवाम का है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप एक रियासत के आप बनाए हुए मेंबर हैं और आप रियासत के खिलाफ बात करते हैं, ये तो कोई बात ही नहीं है और ना ही एक्सेप्टेबल है कहीं भी। ना अवामी को एक्सेप्ट करती है, ना कोई लीडर एक्सेप्ट करता है, ना पाकिस्तान का कोई तबका इसको एक्सेप्ट करता है। उन्होंने जो कुछ खिलाफ किया और उनको उनको कोई हक नहीं पहुंचता कि असेंबली के फ्लोर के ऊपर आके उस प्रिविलेज का इस्तेमाल करें, नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया याकूब शेख साहब, कैसर अहमद शेख साहब, और हमारे साथ मौजूद थे पीर मजहर लक साहब। आपसे मुलाकात होगी कल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।